प्रश्न 1। हस्तांतरण भुगतान से आप क्या समझते हैं? उत्तर ऐसा भुगतान जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं करता हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। प्रश्न 2। सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर किसी राष्ट्र की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रश्न 3। प्रति व्यक्ति आय को गणना कैसे की जाती है? उत्तर यदि किसी एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। प्रश्न 4। दोहरी गणना किसे कहते हैं? उत्तर किसी वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में दो या दो से अधिक बार शामिल करना दोहरी गणना कहलाती है। प्रश्न 5। सकल विनियोग क्या है? उत्तर सकल विनियोग से तात्पर्य पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, भवनों, उपकरणों के स्कंध में वृद्धि से है जो भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रश्न 6। उपभोग वस्तुओं से क्या आशय है? उत्तर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने की प्रक्रिया में संलग्न वस्तु ही उपयोग वस्तुएं कहलाती है, जैसे दूध, सब्जी, चावल, गेहूं का उपयोग। प्रश्न 7। सन 1929 की महामंदी का वर्णन करें। उत्तर सन 1929 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी कमी आई। इस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के संबंध में नए तरीके से सोचने पर विवश कर दिया। इसके परिणामस्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। प्रश्न 8। एक देश के सामान्य निवासी से आप क्या समझते हैं? उत्तर एक देश के सामान्य निवासी का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो सामान्यतः एक देश में निवास करता है और उसके हित उस देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे सामान्य निवासी कहते हैं। सामान्य निवासी में एक देश की नागरिकता रखने वाले निवासी के साथ ऐसे भी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके पास उस देश का पासपोर्ट है, चाहे उनके पास उस देश की नागरिकता न हो। इस प्रकार सामान्य निवासी में एक देश की घरेलू सीमाओं में रहने वाले नागरिकों एवं गैर नागरिकों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 9। राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में प्रमुख अंतर। राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों को आय होती है। 2 राष्ट्रीय आय में केवल आप भुगतान शामिल किए जाते हैं। 3 राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता। निजी आय। एक निजी आय निजी क्षेत्र के लोगों की आय होती है। 2 निजी आय में आय भुगतान तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। 3 निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज के भुगतान को शामिल किया जाता है। प्रश्न 10। स्टॉक एवं प्रवाह में 3 अंतर लिखिए। उत्तर स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। स्टॉक। एक स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। 2 स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है। 3 स्टॉक का कोई समय काल नहीं, अवधारणाएं नहीं होती है। 4 कुछ चरों की स्टॉक होता है। प्रवाह। एक प्रवाह का संबंध समय की एक निश्चित अवधि से होता है। 2 प्रवाह एक प्रावैगिक अवधारणा है। 3 प्रवाह का समय काल होता है। 4 कुछ चरों की केवल प्रवाह अवधारणाएं होती हैं। प्रश्न 11। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4 अंतर लिखिए। उत्तर सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। सकल घरेलू उत्पाद। एक सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। 2 सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है। इसका संबंध देश की घरेलू सीमा से है। 3 सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर जीएनपी का मूल्य प्राप्त है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
एक कल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। दो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक राष्ट्रीय धारणा है। इसका संबंध देश के सामान्य निवासियों से है। तीन सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्यों में से विदेशों से प्राप्त साधन आय घटाने पर हमें जीडीपी का मूल्य प्राप्त होता है। प्रश्न 12। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। एक। फर्म। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई को फर्म कहा जाता है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों पर होता है। उद्यमी ही उत्पादन प्रक्रम में नियोजित करता है। इन आगतों में नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। उसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर उन्हें बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करना है। दो। सरकार। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है। राज्य उत्पादन कार्य भी करता है। राज्य कई प्रकार के कर लगाता है तथा नागरिकों को कई प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तीन। पारिवारिक क्षेत्रक। यह तीसरा बड़ा क्षेत्रक है। परिवार से तात्पर्य एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो अपने उपयोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। पारिवारिक क्षेत्रक द्वारा श्रमिकों की पूर्ति की जाती है जिससे उन्हें मजदूरी प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप वे बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करते हैं। प्रश्न 13। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के महत्व का वर्णन कीजिए। कोई 5। उत्तर। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के महत्व निम्नलिखित हैं। एक। आर्थिक प्रगति का सूचक। अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता स्थिरता एवं दृढ़ता की जानकारी राष्ट्रीय आय लेखांकन से ही प्राप्त होती है। यदि अर्थव्यवस्था स्वस्थ है तो सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का विकास होगा। दो। आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। राष्ट्रीय आय लेखांकन आर्थिक नीति एवं नियोजन का आधार होती है। इनका आधार राष्ट्रीय आय लेखांकन ही होता है। तीन। आर्थिक विकास की माप। सामान्यतया आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय आय के आकार तथा इसके वितरण के आधार पर की जाती है। इससे यह अनुमान लगाने में सहायता प्राप्त होती है कि जनसाधारण के आर्थिक विकास की स्थिति क्या है और उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। चार। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। राष्ट्रीय आय लेखांकन की सहायता से अर्थव्यवस्था में एक वर्ग तथा एक क्षेत्र की तुलना दूसरे वर्ग तथा क्षेत्र से की जा सकती है। विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति की तुलना भी राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा की जा सकती है। 5। संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालते हैं। इससे विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में सापेक्षिक महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न 14। राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व को समझाइए। उत्तर। राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व निम्नांकित। एक। आर्थिक विकास का मापदंड। किसी अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति होती है उसकी जानकारी राष्ट्रीय आय की गणना से ही प्राप्त होती है। 2। आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक नियोजन की विभिन्न उपयोजनाएं राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तैयार की जाती हैं। नियोजन के मॉडल भी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। 3। आय के वितरण की जानकारी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से हमें देश में आय के वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। इसी से क्षेत्रीय असमानता की भी जानकारी मिलती है। 4। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से विभिन्न देशों की कुल तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलनात्मक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। 5। आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नीतियों जैसे रोजगार, विनियोग आदि का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न 15। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यह किसने कहा था? उत्तर। सेलिगमैन ने। प्रश्न 16। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था?
उत्तर हार्टले विदर्स। प्रश्न 17। बैंकों का बैंक कौन होता है? उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 18। भारत में 1 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार किसे है? भारत में करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक को। प्रश्न 19। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 20। मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है? उत्तर एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई को जितनी बार भुगतान हेतु प्रयोग में लाया जाता है उसे मुद्रा की चलन गति कहते हैं। प्रश्न 21। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? उत्तर वस्तुओं का वस्तुओं से होने वाला प्रत्यक्ष विनिमय ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। प्रश्न 22। विदेशी विनिमय के संरक्षक के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देश की विदेशी विनिमय का संरक्षण करना केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास ही जमा रहती है। इन कोषों का उपयोग निर्धारित नियमानुसार केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 23। अधिविकर्ष सुविधा किस आवश्यकता की पूर्ति करती है? उत्तर अधिविकर्ष सुविधा ग्राहक की अल्पकालीन एवं आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जब ग्राहक के खातों में आवश्यक राशि न हो। प्रश्न 24। अर्थशास्त्र में मुद्रा किसे कहते हैं? उत्तर वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय तथा स्थगित भुगतानों के देय के साधन के रूप में लोगों द्वारा सामान्य रूप में स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। प्रश्न 25। भारतीय रिजर्व बैंक हुआ। उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रश्न 26। धातु मुद्रा क्या है? उत्तर जो मुद्रा धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, गिलट की बनी होती है उसे धातु मुद्रा कहते हैं। यह बेलोचदार होती है। प्रश्न 27। सरकार को बैंकर के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 28। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? उत्तर 1 अप्रैल 1935। प्रश्न 29। साख मुद्रा का उदाहरण दीजिए। उत्तर साख मुद्रा का उदाहरण चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञापत्र आदि। प्रश्न 47। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? उत्तर 1 जनवरी 1949। प्रश्न 30। साख मुद्रा क्या है? उत्तर जब अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति या फर्म किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक से पैसा उधार लेती है तो उसे साख मुद्रा कहा जाता है। प्रश्न 31। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? उत्तर मुंबई। प्रश्न 32। तरलता पाश क्या है? रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उत्तर वह स्थिति जिसमें ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती है तथा मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर भी जब ब्याज दरों में कमी नहीं होती तो यह स्थिति तरलता पाश कहलाता है। इस चित्र में बिंदु के पश्चात मुद्रा पूर्ति बढ़ाने पर भी ब्याज दर और अधिक नहीं गिरती। बिंदु ए से बी के मध्य की स्थिति तरलता पाश कहलाती है। प्रश्न 33। प्रमाणिक मुद्रा एवं सांकेतिक मुद्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर प्रमाणिक मुद्रा एवं सांकेतिक मुद्रा में अंतर निम्नलिखित है। प्रामाणिक मुद्रा। एक प्रामाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है। 2 इसमें अंकित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य बराबर होता है। 3 यह असीमित विधिग्राह्य होती है। 4 इसका टंकण स्वतंत्र होता है। 5 यह स्वर्ण, रजत या इनके मिश्रण से बना होता है। सांकेतिक मुद्रा। एक सांकेतिक मुद्रा देश की सहायक मुद्रा होती है। 2 इसमें अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। 3 यह सीमित विधिग्राह्य होती है। 4 इसका टंकण सीमित होता है। 5 यह प्रायः घटिया एवं हल्की किस्म की धातु से निर्मित होती है। प्रश्न 34।
केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं? अथवा केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर केंद्रीय बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। एक, नोट निर्गमन का कार्य। किसी भी अर्थव्यवस्था में नोट निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता में है। यह सरकार के विश्वास पर नोट निर्गमन का कार्य करता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। 2, सरकार का बैंकर एवं सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है। वह सरकार के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से धनराशि जमा करता है तथा सरकार की ओर से भुगतान करता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा सभी वित्तीय कार्य संपन्न किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का वित्तीय सलाहकार भी है। यह आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करता है। 3, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की राशि का कुछ भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है। यह राशि केंद्रीय बैंक समाशोधन के निपटारे तथा बैंकों के पारस्परिक लेनदेन को संभव बनाने हेतु अपने पास रखता है। भारत में नकद का कोषानुपात तथा मांग जमा अनुपात के रूप में रिजर्व बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को नकद रखना अनिवार्य है। साख के नियमन एवं नियंत्रण में यह एक महत्वपूर्ण यंत्र का कार्य करता है। 4, बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। शीर्ष बैंक होने के नाते केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। यह बैंक अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती तथा पुनर्कटौती करके बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने या नई शाखा खोलने से पूर्व केंद्रीय बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। 5, विदेशी विनिमय का संरक्षक। देश के विदेशी विनिमय का संरक्षण करना केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। देश में अर्जित विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास ही जमा रहती है। इन कोषों का उपयोग निर्धारित नियमानुसार केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। देश के विदेशी विनिमय के संरक्षण तथा संवर्धन कर भुगतान संतुलन को ठीक करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा संपन्न किया जाता है। केंद्रीय बैंक देश के बहुमूल्य धातु कोषों तथा विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। 6, खातों का समाशोधन एवं स्थानांतरण। सभी व्यापारिक बैंकों की धनराशि केंद्रीय बैंक के पास जमा रहती है। फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के आपसी लेनदेन का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नकद राशि का भुगतान किए खातों में समाशोधन के माध्यम से हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक बैंक के पास एक दूसरे पर लिखे हुए चेक प्राप्त होते हैं। केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह में साथ बैठकर इन चेकों का भी निपटारा किया जाता है। प्रश्न 35। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण उपायों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख साख नियंत्रण उपाय निम्नलिखित हैं। 1, बैंक दर। जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है तथा उनके प्रथम श्रेणी के बिलों को भुनाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। 2, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य सरकारी प्रतिभूतियों व प्रथम श्रेणी के बिलों व विजापत्रों आदि के क्रय विक्रय से हैं। रिजर्व बैंक इन क्रियाओं से मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि करता है। 3, परिवर्तनशील नकद कोषानुपात। प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं का न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत जमा करना पड़ता है। इस प्रतिशत में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक साख को नियंत्रित करता है।
4 तरल कोषानुपात। रिजर्व बैंक तरल कोषानुपात की मात्रा में परिवर्तन करके भी साख को नियंत्रित करता है। 5 नैतिक दबाव की नीति। रिजर्व बैंक ने समय समय पर बैंकों को समझा बुझाकर एवं नैतिक दबाव डालकर कभी साख नियंत्रण का काम किया है। प्रश्न 36। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर। रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1 बैंकिंग का विकास। देश में एक ऐसे केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी जो कि अन्य बैंकों का समुचित पथ प्रदर्शन कर सके ताकि देश में बैंकिंग का विकास सही दिशा में हो। 2 कोषों का केंद्रीयकरण। प्रत्येक बैंकों के पृथक कोष होने के कारण बैंक के प्रति जनता का विश्वास उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। अतः यह अनुभव किया गया कि सभी बैंकों के कोषों के केंद्रीयकरण हेतु पृथक रूप से एक केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए। 3 मुद्रा बाजार का संगठन। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व देश के मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सहयोग तथा समन्वय का अभाव था, इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना को आवश्यक समझा गया। 4 मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व मुद्रा का निर्गमन सरकार द्वारा और साख नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। इस नियंत्रण के दोहरेपन को समाप्त करने के लिए तथा मुद्रा और साख में उचित समन्वय लाने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 5 रुपए के मूल्य में स्थिरता। रिजर्व बैंक की स्थापना के अभाव में रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्यों में स्थिरता नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जब तक साख एवं मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण नहीं होता तब तक व्यापारिक का आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का विस्तार या दे संकुचन नहीं हो सकता। धन्यवाद विद्यार्थी एवं शिक्षक साथियों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।